आज हमारे बीच में मेरे गुरु या जीवन के जब पहला कदम जहाँ से बढ़ाना शुरू किया, वो पहले सहपाठी, सारथी और राहुल शर्मा इसे कहते हैं, लेकिन इनका जो प्रचलित नाम है वो सारथी है। और इनके कहे गए या इनके बताए अनुसार रास्ते पे चलना ये मेरा सदा से रहा है। थोड़ा सा बड़े चिंतनकारी हैं, जो चीज़ों को बहुत गहराई से, बहुत नज़दीकी से, योजनाबद्ध तरीके से कैसे उनको समझना है, क्या उनका अच्छा परिणाम होगा, क्या उनका गलत परिणाम होगा, इन चीज़ों पे बहुत बारीकी से चिंतन और मनन और अध्ययन ऐसे हमारे राहुल भैया हमारे बीच में हैं। तो आज हम बीडा के बारे में इनसे पूछेंगे कि राहुल भैया, बीडा में हम लोगों को जो 33 गांव हैं, जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है वो झांसी में आया है। उन्होंने कहा है कि नोएडा की तर्ज पर इसको बनना है। विकास दे रहे हैं 33 गांव के लोगों को, और अगल बगल के और जो बुंदेलखंड के पिछड़े इलाका मानते हैं वहाँ के युवाओं को रोजगार का प्रबंध कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इस पे आपका चिंतन, आपका मनन और आपका ध्यान कहाँ तक पहुँच पा रहा है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आखिरकार क्या है ये बीडा, इस पे थोड़ा सा बताएं। तो प्रणाम। बीडा, ये तो जैसा प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे नोएडा वैसे बीडा, हाँ, एक और नोएडा। तो आज चर्चा का विषय है बुंदेलखंड में आने वाला नया प्रोजेक्ट, जिसे बीडा के नाम से हम सुन रहे हैं, और बीडा के नाम से अथॉरिटी बनाई गई है या बनी हुई है पहले से, जिसे बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैसा अभी तक सूचना है उसके अनुसार करीब 33-35 गांव जो हैं इस परियोजना में, इन गांवों की खेती की जितनी भी ज़मीन है वो पूरी की पूरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। वो पूरी की पूरी ज़मीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में या रेजिडेंशियल प्लॉटिंग में या ऑफिसेस बनाने में, आईटी पार्क्स बनाने में, इस तरह की गतिविधियों के लिए। और ये करने का कारण और इसके पीछे जो पूरा विकास का एक मॉडल है, उस विकास के मॉडल को, उस विकास की अवधारणा को जब हम देखते हैं और उसके होने वाले दुर्भाव जो हैं और उससे होने वाले नुकसान जो हैं, जो ऐतिहासिक रूप से हमें दूसरे जो शहर बनाए गए उनको देखने से मिलते हैं, तो सवाल मन में ये उठता है कि विकास कोई बुरी चीज़ नहीं है। भगवान राम के समय से आज तक हम विकास की तरफ बढ़ते आए हैं। भारत हमेशा ही विकासशील रहा है। विकास में अब आधुनिक समय के हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इनपुट, ये भी कोई गलत बात नहीं है। हम नई इंडस्ट्रीज़ लगाएं, नई चीज़ें बनाएं, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित देश कहलाएं, ये भी कोई गलत बात नहीं है। परंतु क्या ये सही बात होगी कि उसका हम क्या मूल्य दे रहे हैं, उस विकास का, उस मूल्य के हर घटक को हम, हर कंपोनेंट को नज़रअंदाज कर दें? ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे घटक इस विकास के मॉडल के, जिनका केवल और केवल
दुष्प्रभाव हम ऐतिहासिक तौर पर देख सकते हैं कि हमारे देश में रहा। और ऐतिहासिक जब हम कहते हैं तो हम ये बात कोई 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं हो रही है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री, वो हिस्ट्री जो हमारे सामने है, मतलब 47 के बाद का इतिहास अगर हम उठा लें, 50 के बाद का उठा लें, 60 के बाद का, 70 के बाद का, 80 के बाद का, पिछले 10 साल का ही उठा लें। हम पिछले सिर्फ और 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे उठा लें जिनमें स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहर या एक नया शहर बनाने की बात हुई, उनका क्या प्रभाव है आज के समय में। तो बीडा क्योंकि सबसे नज़दीकी पड़ता है नोएडा के, और नोएडा की ही तर्ज पर कहा जा रहा है कि नोएडा का क्या प्रभाव रहा है। अगर हम नोएडा के अंदर जाकर देखें तो नोएडा में ना तो लोगों के पास पीने का साफ पानी है, जो 5 करोड़ के फ्लैट में रहा है ना उसके पास है, ना जो झुग्गी में रह रहा है उसके पास है, ना ही नोएडा से स्लम ख़त्म हुआ है, ना ही नोएडा बहुत ज़्यादा कोई स्वच्छ हो गया है, ना ही नोएडा में क्राइम ज़ीरो हो गया है, ना ही ऐसा है कि नोएडा में सिर्फ उस रेवेन्यू इतने सारे विद्वान बहुत पैदा हो गए कि उन्होंने पूरी तो नोएडा बना दिया, अब उसके आगे ग्रेटर नोएडा भी बन रहा है। वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए अपने गाँवों को छोड़कर, उन लोगों का आगे जीवन में क्या रहा, क्या इसका कहीं कोई आकलन किया गया? ये तो बताया गया कि भाई नोएडा आज 6,000 करोड़ 10,000 करोड़ की इकोनॉमी है अपने आप में। इस इकोनॉमी को बनाने के लिए हमने क्या मूल्य चुकाया? आज नोएडा में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो वहाँ के पहले रहने वाले लोकल थे या जो नए आए हैं, क्या वो आटा खरीद कर खाते हैं या अपने खेत के गेहूं से पीस कर खाते हैं? खरीद कर खाते हैं। जो वो किसान जो पहले अपने खेत में गेहूं उगाता था, उसका आटा घर में ही पीस के और खा लेता था। अब वही किसान बाहर जा रहा है, 40 रुपए किलो का आटा लेके आ रहा है। तो उस किसान को, उन लोगों को जो जिनको वहाँ पैसा दिया गया था उनकी ज़मीन लेने के लिए, उस शहर को बसाने के लिए, विकास करने के लिए, वो पैसा तो वो खर्चने में लगे हुए हैं उन्हीं दुकानों पर जो उसी विकास के अंतर्गत उन्हीं की ज़मीन पर शहर के बड़े बड़े मॉल्स में बनी। और अब क्योंकि उनके पास खेती नहीं रही, तो खेती जाने के बाद उन्होंने क्या व्यवसाय किया? क्या कभी सरकार अपने बनाए गए किसी प्रोजेक्ट, और ये सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं है, ये देश की सभी सरकारों की बात है, पूरी दुनिया में विकास का जो मॉडल चल रहा है जो कि प्रकृति के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, उस मॉडल में सब जगह यही बात है कि आपने एक नया शहर बनाया, उसके लिए खेत खत्म किए, गांव खत्म किए, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जिनके खेत और गांव आपने खत्म किए वो 10 साल बाद कहाँ हैं। और नोएडा में जो पानी नहीं मिल रहा है आज, वो पानी जमीन में तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो आपने इतनी बिल्डिंगें बनाई, सड़कें बनाई, उन सब का जो वेस्टेज था, वो वेस्टेज कहाँ गया? इस शहर का जो रोज कूड़ा जमा होता है, वो कूड़ा कहाँ जा रहा है? नया शहर बनाया, विकास के लिए बनाया, बढ़िया अच्छा करने के लिए बनाया, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, जो कि ये कहा जाता है कि गांव में जो जीवन है वो जीवन निम्न स्तर का है, तभी तो आप कह रहे हो कि शहर का जीवन उच्च स्तर का होगा। या तो आप गांव के जीवन को निम्न स्तर का नहीं कह रहे हो, या फिर आप गांव के जीवन के स्तर को कहीं गिन ही नहीं रहे हो कि गांव में जीवन कोई जीवन भी है, या गांव के अस्तित्व का कोई महत्व है देश के लिए, दुनिया के लिए। तो जो विकास कर रहे हैं हम, तो विकास हमें तरक्की देता है, तो गांव की क्या तरक्की होगी? यही तरक्की समझना कि अब भारत सरकार या जो कंपनियां यहाँ पे आएंगी, या वो विद्वान, वो ऑफिसर्स, वो नीति बनाने वाले जो विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास मतलब क्या, गांव वालों का क्या विकास होगा, वो जो भी जवाब दें, जैसा भी बताएं, वो पहले से बताते आ रहे हैं और कई बार बता चुके हैं। अब भी हर जगह न्यूज़ में सब दिखाया जा रहा है कि नया रोजगार का सृजन होगा, आसपास के एरिया में सुविधाएं बढ़ जाएंगी, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, वहाँ पर कंपनियां आएंगी तो बाहर से देश में पैसा आएगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो इन एक सरकार या वो कंपनियां क्या ये आकलन करके बता सकती हैं
कि वहाँ के स्थानीय लोगों की जो जनसंख्या है उसमें अगर 5,000 10,000 युवा हैं, क्या उन सभी को वहाँ काम मिल जाएगा? क्या उन सभी का जीवन उससे सुधर जाएगा? और काम मिल जाएगा तो कब? वो तो तब मिलेगा जब कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। कंपनी बन के तैयार होगी आज से 1 साल बाद 2 साल बाद, कंपनियां तुरंत तो तैयार हो नहीं जाएंगी। 20 साल का है। 20 साल तो पूरा इसको डेवलप करने में है। तो जब तक 20 साल में पूरा डेवलपमेंट होगा तब तक क्या स्थिति बनेगी? जो किसान आज अपने खेत में पैदा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो किसान अब क्या करे? इसके बाद ऐसा कोई सुझाव या ऐसी कोई ट्रेनिंग किसान की करने की सरकार की कोई मंशा हो, किसी प्रकार का कोई प्रक्रम चला रही हो जिसमें कि किसान को ये पता हो कि जब उसकी पुश्तैनी ज़मीन चली जाएगी, जब उसका खानदानी एक पीढ़ियों दर चलता हुआ काम, जिसे हमारे शास्त्रों ने सबसे उच्च स्तर का काम कहा है कृषि, तो वो उत्तम काम जब उसके हाथ से चला जाएगा तो वो क्या करे, वो क्या सोचे, कहाँ जाए, जो कि आज वो शायद खुद से ना सोच पा रहा हो, क्योंकि उसकी आंखों पर आने वाली एक बड़ी रकम का चश्मा चढ़ा हुआ है। और वो बड़ी रकम भी किस किस को मिलेगी? क्या गांव में सारे ही 10-20 एकड़ के किसान हैं? गांव में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास शायद आधा एकड़ ज़मीन भी नहीं है। अब जिसके पास ज़मीन ही आधा 1 एकड़ है, उसको ऐसा कौन सा बड़ा खजाना मिल जाएगा कि वो अपने बच्चों का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का, सबका भविष्य तय कर पाएगा? हाँ, उस खेत में रहते हुए भी शायद तय ना कर पाता। ऐसा नहीं है कि उस खेत में उस ज़मीन से पैदा होने वाली फसल के आधार पर वो अपने बच्चों को इंजीनियर बना देता या कोई बहुत बड़ा विद्वान बना देता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास छोटी ज़मीनें थी उन्होंने अपने बच्चों को विद्वान या बड़ा आदमी नहीं बनाया, क्योंकि उनके पास कम से कम अपना स्थान, जिस स्थान पर वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंसान को चाहिए वो है भोजन। बिना भोजन के ना तो प्रधानमंत्री जिंदा है, ना मंत्री जिंदा है, ना संतरी जिंदा है, ना किसान जिंदा है, ना भिखारी जिंदा है, ना राजा जिंदा है। कौन संसार में जिंदा है बिना भोजन के? कुत्ता भी नहीं जिंदा है। तो जो भोजन उसको जीवन यापन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए वो किसी पर आश्रित नहीं था। पर अब ये बताइए, जिन छोटे छोटे किसानों की ज़मीनें नोएडा में गई या और प्रोजेक्ट्स में गई, वो भोजन के लिए अब किस पर आश्रित हैं? क्या वो खुद से पैदा करके खा सकते हैं? संसार में सब कुछ चला जाए, नौकरी चली जाए, पैसा चला जाए, घर चला जाए, पर आपके पास इतनी ज़मीनों की आप उगा के खा सको तो भी आप जीवन जी सकोगे, और शायद उस स्थिति में भी आप खुश रह सकोगे, प्रसन्न रह सकोगे, क्योंकि आप किसी की चाकरी नहीं कर रहे, आप किसी और के समय से उठ बैठ नहीं रहे, आप किसी और के हिसाब से चल नहीं रहे, आपका अपना स्वामित्व है, आप भूमि के मालिक हो, आप अन्नदाता हो। उस अन्नदाता को हम क्या बनाना चाहेंगे जब हम उसकी ज़मीन सारी ले लेंगे? लेकिन ये अन्नदाता इस विकास का, इस बात के बाद भी, ये सब कुछ उसके मन में होने के बाद भी इसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये ज़मीन मत लो, ये विकास मत करो, ये इंडस्ट्री मत लगाओ, देश को आगे मत बढ़ाओ, यहाँ पर कंपनियों को मत लाओ। कोई किसान, कोई गांव, कोई प्रधान, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहीं भी कह रहा है कि आप ये विकास मत करो। प्रश्न इतना है कि इस विकास के सभी पहलुओं पर विचार, इस विकास के होने वाले दुष्प्रभाव का आकलन, इस विकास से पैदा होने वाले भविष्य का चेहरा देखना, वो कितना कुरूप होगा, कितना वो रूपवान होगा, कैसा वो जीवन आगे आने वाली पीढ़ियों को देगा, क्या जीवन बनेगा, उसका आकलन करना सरकार के लिए अनिवार्य है। क्योंकि सरकार भी तो उन्हीं लोगों से बनी है जिन लोगों की धरती वो आज लेना चाह रहे हैं। और सरकार जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, पावर के आधार पर अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके
ज़बरदस्ती उसको डंडे के ज़ोर पर अगर ज़मीन लेने का प्रयास करती है कि 10 लोगों ने हाँ कर दी तो 11वें व्यक्ति को हाँ करनी पड़ेगी, तो ये अन्याय की श्रेणी में आता है। और जहाँ तक मालिकाना हक की बात है तो देश भर की संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति तो नहीं है, संपत्ति तो देशवासियों की है। भारत सरकार देशवासियों द्वारा चुनी गई, बहुत प्रयास करके, बहुत धन लगाकर, इलेक्शन में बहुत समय लगाकर, पिछले 70 साल की सारी चीज़ों को भुलाकर, क्योंकि वो सब जो भी पीड़ाएं हैं वो भारत सरकार ने ही दी है, पार्टी चाहे कोई भी हो, तो उन सभी पीड़ाओं को भुलाकर और जो आज वर्तमान में जिस पार्टी की भी सरकार है उस पार्टी की बातों पर विश्वास करके ही तो जनता ने चुना आपको। और आपको चुना तो इसका अर्थ ये है, और आप कहते भी हैं कि आप जनता के सेवक हैं। तो सरकार तो असल में देखा जाए कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर, शास्त्रीय आधार पर, समाज की संरचना के आधार पर, एक देश की संरचना के आधार पर, देश के प्रबंधन की पूरे प्रकरण को, पूरी प्रक्रिया के आधार पर, तो ये तो साफ साफ है कि सरकार देश के प्रबंधन के लिए होती है। क्योंकि सरकार ज़मीन को, देश को कहीं से जीत कर नहीं लाई है, किसी युद्ध में नहीं लेकर आई है कि उसका स्वामित्व हो गया, वो प्रबंधन के लिए है। तो प्रबंधन जो सरकार कर रही है उसमें देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए काम कर रही है, करना चाह रही है, उसका स्वागत है। लेकिन उसका पूरा मूल्यांकन, उसका पूरा आकलन, उसका क्या प्रभाव होगा, 20 साल बाद तक, जब तक ये प्रोजेक्ट क्या होगा, तब तक क्या हालात होंगे, हमें ये नहीं पता है क्या अच्छी तरह से कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में जितना वेस्ट वाटर जनरेट होगा वो ज़मीन में जाएगा, ज़मीन में नहीं जाएगा तो किसी नदी में जाएगा। आज यमुना की हालत देख लो, गंगा की हालत देख लो, इन सब पे भी तो, इनके किनारे भी तो, इनसे किनारे से दूर या इनमें जो भी नाले छोड़े गए वो किसी ना किसी विकास कार्य से ही तो आ रहे हैं। दिल्ली गुड़गांव में जाइए, दिल्ली से बाहर निकलिए, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया विकास का ही मॉडल है, लेकिन नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के उस विकास के मॉडल के पीछे जो पाइप लगा है, उस पाइप में से जो गंद निकलता है, वो गंद उस पानी में जाता है जो पानी बरसों से साफ सुथरा था बिना किसी विकास के। तो अगर ये विकास होते होते 20 साल में बुंदेलखंड के इस क्षेत्र के अगल बगल के और 10 किलोमीटर की ज़मीन का पानी दूषित हो जाता है, नोएडा, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, दिल्ली में खड़े हुए कूड़े का पहाड़ यहाँ पर भी एक और खड़ा हो जाता है, शायद यहाँ पे और बड़ा होगा, वहाँ 100-150 मीटर का है, यहाँ पर 500 मीटर का होगा, क्योंकि ज़मीन बहुत है हमारे पास, देश में ज़मीन बहुत है। तो यहाँ पर जो सुंदर पहाड़ हैं उनके बगल में कूड़े का पहाड़ यहाँ भी खड़ा हो जाएगा, तो उससे छूकर बहने वाली हवा कौन से विकास का गाना गाएगी, वो क्या सांस देगी। अगल बगल की हवा का, जो आज दिल्ली के हवा का उदाहरण है कि दिल्ली की हवा ख़राब होती है तो पूरे देश में एनजीटी ये करता है घोषणा कि प्रदूषण हो गया, प्रदूषण हो गया। हमारे यहाँ तो नहीं है सेम हवा, हमारे यहाँ तो हवा बड़ी अच्छी है हमारे यहाँ, लेकिन विकास नहीं है। तो दिल्ली में विकास कर दिया, हवा इतनी जहरीली कर दी कि अब घर में लोग 1-1 लाख रुपए का प्यूरीफायर लगाते हैं, और वो 1 लाख रुपया जो खर्च हुआ वो विकास करने के समय उसका अंदाज़ा लगाया गया था क्या? मेरा बच्चा जो आज हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिसको एस्मा हो गया है, जिसको एक्ने हो गया है, जिसको स्किन डिजीज़ हो गई है, जिसको गट्स में डिजीज़ हो गई है, जिसकी किडनी फेल हो गई है, 5 साल के बच्चे की आंख में चश्मा लग गया है, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो गई है, 15 साल के बच्चे के बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, ये सारी बीमारियां गांव में तो नहीं है इतनी। यहाँ पर विकास भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें नहीं है, बीमारियां भी नहीं है और विकास भी नहीं है आपके हिसाब से जो विकास है। लेकिन उस शहर में तो विकास है ना, आपने हॉस्पिटल भी बना दिए। विकास ऐसा आया उन शहरों में कि हॉस्पिटलों की तादाद आज लगातार बढ़ती जा रही है। विकास की जब बात होती है तो उसमें एक हॉस्पिटल ज़रूर बनाया जाएगा, मतलब हम विकास करने की तरफ जा रहे हैं और हमें पता है कि उसमें एक हॉस्पिटल ज़रूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी।
लेकिन इसके बावजूद भी, इतने उदाहरण होने के बावजूद भी कहीं भी किसी प्रकार से ये कोई गांव वाला नहीं कह रहा है कि आप विकास मत करो, कर लो विकास, लेकिन बहुत सोच समझकर, बहुत कुछ देखकर और गांव वालों की उन चीज़ों का ध्यान रखकर जो उनके आने वाले जीवन पर प्रभाव डालेंगी। और ऐसा ही विकास जब बगल के 50 गांवों में होगा, उससे अगले 100 गांवों में होगा, तो उन पे भी प्रभाव डालेंगी। पानी, हवा, हमारे पंच महाभूत, पंच तत्वों को अगर हम विकास के लिए सूली पर चढ़ा देंगे तो आप ज़मीन का दाम चाहे 40 गुना दे दीजिए किसान को, लेकिन वो किसान इस देश के बाहर हवा में नहीं उड़ने वाला, अंतरिक्ष में जाके नहीं रहने वाला। वो किसान इस देश का नागरिक है और इस देश में ही रहेगा, और वो जहाँ भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि नोएडा के विकास का जो दुष्प्रभाव है वो यहाँ पर के लोगों पर नहीं पड़ता है। नोएडा के विकास का दुष्प्रभाव यहाँ के लोगों पर भी पड़ता है। गुड़गांव के विकास का दुष्प्रभाव भी यहाँ के लोगों पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बच्चा जब गुड़गांव पहुँचता है, उस विकास की चकाचौंध में जब गुम होता है, तो यहाँ अपने बाप को बोल देता है कि मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं करनी खेती, मुझे नहीं रहना गांव में, गांव तो गंदगी है। वो वहीं शहर में बस जाता है क्योंकि वो विकास की चकाचौंध उसे खा गई। और वहीं से वो 15 साल बाद रोने लगता है कि पिताजी मेरे को बीमारी भी हो गई है, बच्चे बात सुनते नहीं है, बीवी का पता नहीं है, लड़की कहाँ किसके साथ घूम रही है ये नहीं पता है। यहाँ तो ऐसा विकास हुआ है कि सब कुछ धराशायी हो गया, सब तार तार हो गया। तो वो विकास तो गुड़गांव में हुआ, असर यहाँ छोटे से गाँव के बच्चे पर होता है, जिस गाँव को गुड़गांव का नाम भी नहीं पता होगा। तो विकास का दुष्प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, प्रकृति पूरे देश में रहे। इसलिए हम जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी सरकार विकास का मॉडल लाना चाह रही है, उसमें इन सब बातों का समागम और इन गांवों का भविष्य तय करना, उसके भविष्य का पूरा आकलन करना, ये सरकार के लिए ज़रूरी है। अन्यथा ये भी विकास का एक ऐसा मॉडल बनेगा जो विनाश की गाथा गाएगा, जिसे हम जितना भी दबाना चाहेंगे, हम अखबारों में, मीडिया में, जनता में, तो शायद इसको दबा लेंगे, लेकिन इसके प्रभाव को नहीं दबा पाएंगे। आप कूड़े का पहाड़ फोटो में दिखाओ या मत दिखाओ, आप उन हॉस्पिटलों में तड़पते बच्चे फोटो में, वीडियो में, आप मीडिया में लोगों के सामने दिखाओ या मत दिखाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस हॉस्पिटल में नहीं है या कूड़े का पहाड़ नहीं है। प्रत्यक्ष जीवन में तो वो है ही। मीडिया उसके बारे में दिखाए, बताए, कहे, बात करे ना करे, संसद में बात हो या ना हो, लेकिन जो कूड़े का पहाड़ खड़ा है वो तो खड़ा है, वो शाश्वत सत्य है। आप उसको कहें या ना कहें, विकास विनाश भी ला सकता है, आप इसको माने या ना माने, है आपके सामने। आप उसको समझना चाहें आपकी मर्जी है, ना समझना चाहें आपकी मर्जी है। और जो गांव के लोग, जो छोटे किसान या बड़े किसान इस बात से खुश हो रहे हैं या इस बात से ये सोच रहे हैं कि उनका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, उनसे एक अनुरोध है कि वो स्वयं जाकर शहरों का 10 दिन का, 15 दिन का जीवन जी कर देखें। वो एक बार ये सोच कर देखें कि अब मेरी भूमि अभी अधिकृत नहीं हुई है, मेरी भूमि लेकिन अधिकृत हो गई, मेरे पास भूमि नहीं है, मैं आज से भूमिहीन हो गया। इस विचार को लेकर अगले 1 साल का प्लान करके देखिए, आपके पास वो 1 करोड़ रुपए आ गए। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए रखे हैं बैंक में, अब क्या करोगे? किस रास्ते जाओगे? अपने बच्चों से, अपने परिवार से जरा इस बात की चर्चा करके देखो कि बैंक में आ गए 1 करोड़ रुपए, अब क्या करना है? और फिर उसे 1 करोड़ में से निकाल के 10,000 रुपए जाओ शहर में 1 हफ्ता रह कर आओ, और फिर बताना आकर कि वो 1 करोड़ रुपए कितने दिन चलेगा, और अगर वो 1 करोड़ 10 करोड़ भी हुआ तो कितने दिन चलेगा। और जिन्होंने ऐसे ही 1 करोड़ लेकर अपनी भूमि बिना भविष्य का आकलन किए दे दी, वो आज क्या कर रहे हैं। और ऐसे हर किसान का कोई ना कोई पहचान का, रिश्तेदारी में, जानकारी में एक ना एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसकी खेती थी, जिसने शहर की ज़मीन में खेती दे दी, उसकी अधिग्रहित हो गई, वहाँ विकास हो गया, वहाँ बिल्डिंगें बन गई, आज वहाँ पर लोग करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है?
ऐसे कितने किसान हैं जो उसी विकास के मॉडल में जाकर टॉयलेट साफ कर रहे हैं आज? ऐसे कितने हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बना लिया? उनको तो उदाहरण मानकर चलेंगे तो उनकी संख्या 0.0001% भी नहीं है। 1 करोड़ लोगों में 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बना लिया। लेकिन संसार में ऐसी कोई विद्या नहीं है जो ये बता सके कि सभी का जीवन कैसे बेहतर होगा। कोई ऐसी पैसा कमाने की विद्या नहीं है। वो विद्या एक ही है कि सभी स्वरोजगार में होंगे, सभी अपने अपने जीवन का लालन पालन पोषण करने के लिए सक्षम होंगे तो सभी खुश होंगे। और ये ऐसे विकास के मॉडल में नहीं हो सकता जिसका सपना दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। बाकी जिसकी ज़मीन, उसकी जिंदगी, उसका परिवार, उसका जीवन, उसकी जिम्मेदारी उस पर है। उसकी जिम्मेदारी बाकी सब पर किसी पर नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी हम सब पर है और हमारी सबकी जिम्मेदारी हमारी साझा जिम्मेदारी है। निभाएं तो ठीक, नहीं निभाएंगे तो जैसी परमात्मा की इच्छा, जैसा आज तक होता आया है वैसा आगे होता रहेगा। विकास करेगा क्या? इससे पैसा होगा, धन वर्षा होगी, उस बात को हम मान लेते हैं, होगी, सचमुच होगी। आज भी जहाँ जहाँ हमने शहर बनाए वहाँ धन वर्षा हो रही है। देश आज कुछ लाख करोड़ की इकोनॉमी से ट्रिलियन की इकोनॉमी में चला गया है। 11 से दुनिया की तीसरी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हमें ये तो चिंतन करना होगा कि हमने उसका मूल्य क्या चुकाया है। नैतिक मूल्य क्या चुकाया? नैतिक मूल्य क्या चुकाया? प्रकृति के विरुद्ध कितना काम हुआ? प्रकृति को क्या नुकसान हुआ? और उस नुकसान का आज तक हम किस प्रकार समाज में भुगतान कर रहे हैं? समाज, देश की जनता किस प्रकार भुगतान कर रही है? तो इसलिए इसको चेहरे पर ये विकास है, इस चेहरे के पीछे की पूरी संरचना को समझना जरूरी है ताकि हम, भारत सरकार, राज्य सरकार, इन सब का साथ देकर, इनके साथ बात करके, इनके साथ वार्ता, चर्चा, परामर्श करके एक ऐसा रास्ता निकालें कि विकास हो, जो वो सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा विकास हो। और उसके रास्ते हैं, उसके तरीके हैं, उसके प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसके लिए बहुत रास्ते हैं कि विकास हो, इससे 10 गुना हो, लेकिन विनाश ना हो आगे चलकर इस विकास के कारण। और इसी चिंतन और इसी कुछ तथ्यों पर, कुछ ऐसे बातों पर पहुंचने का विचार है। और योजना यही है कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि बात उनकी भी पूरी हो। तो जिस तरह से नोएडा है बिल्कुल वैसे ही है। तो बात जैसी चेहरे पर है वैसी पूरी तरह सही है। फेस वैल्यू यही है कि जैसे नोएडा एक शहर बना वैसे ये एक और शहर तैयार होगा। और जो ये कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड का ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, तो ये बात सही है। इस बात पर है कि ये विकास किस डेवलपमेंट मॉडल के आधार पर हो रहा है, इस विकास की अवधारणा क्या है, इस विकास का आधार क्या है, इस विकास की मूलभूत संरचना क्या है, इस विकास की संरचना का, इस अवधारणा का उद्गम कहाँ से होता है। यह विकास के जो पहले साक्षी हमारे सामने हैं, इसी विकास। अच्छा, तो मैं अभी चला गया था। हाँ, थोड़ा सा भैया जैकेट दे दो, ठंड लग रही है। हाँ, सब दे दो, है ना, सर्दी है। अब भैया के इंटरव्यू के बीच में थोड़ी सी सर्दी का माहौल भी हो गया है, तो जैकेट पहन ली जाए। हाँ, पैसा कितना ही हो जेब में, हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा हो रहा होगा तो ज्यादा ही लगेगा। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ भाई साहब। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि गांव के लोग, कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग नहीं हैं। मान के चला जाए कि
किसान विकास के इस जो मुहिम चली है, जो कह रहे हैं कि विकास ही है, विकास को उसे विकास ही मान लिया जाए, तो उस विकास में हम लोग मतलब किसानों का किस प्रकार से जीवन प्रबंधन ठीक से हो पाए, जो मालिक बन के अब नौकर बनने की भूमिका में आ रहे हैं, वो नौकर ना बन के वो मालिक के मालिक बने रहें और ये डेवलप हो जाए, ये विकास हो जाए, ऐसा क्या उपाय है आपकी दृष्टि से? उपाय तो ऊपरी तौर पर अभी तुरंत बताने और कहने के लिए कुछ एक चीज़ें तुरंत कही और बताई जा सकती हैं भरत, लेकिन जो भी उपाय बताया जाए उसका हमें, जैसे हम इस विकास का गहन चिंतन और आकलन करना चाह रहे हैं, उसी प्रकार उस उपाय का भी आकलन करना आवश्यक होगा। तो जैसे एक रास्ता ये हो सकता है, जैसा हमें पता चल रहा है कि भाई जो भूमि अधिग्रहण सरकार करेगी वो इसको इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों को लीज पर देगी। यानी कि भूमि भारत सरकार के पास ही रहेगी, वो विदेशी कंपनियों को या दूसरी कंपनियों को बेची नहीं जाएगी। लीज पे दे रही है। तो एक अब इसमें अगर हम ये देखें कि आज ये सारी भूमि प्रति है, तो अगर हम ये हिसाब लगा के देखें कि अभी ये पूरी जो 35, 40, 20 जितने भी 1000 हेक्टेयर जमीन ये अधिग्रहित करने की बात हो रही है, ये इतनी भूमि क्योंकि सिर्फ खेती की भूमि ली जा रही है, खेती की घरों की ली नहीं जा रही, तो यानी खेती की भूमि है तो वो कुछ ना कुछ पैदावार करती होगी। तो कागजों में या रिकॉर्ड्स में कितनी पैदावार है उसको नहीं देखते हम असल में जो पैदावार जमीन दे रही है, जो निरंतर वहां से किसान ले रहा है, उस पैदावार का लगभग कितना मूल्य है। तो हम अगर ये मानकर चलें कि हो सकता है ये अनुमान गलत हो कि प्रति हेक्टेयर मात्र 1 लाख रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम 1 लाख कम मान, बिल्कुल हम सरकार की तरफ खड़े होकर सोचते हैं, तो हम मानते हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो उस हिसाब से अगर 30,000 हेक्टेयर जमीन है तो 300 करोड़ होगा प्रति वर्ष। बिल्कुल। बल्कि ये प्रति वर्ष नहीं है, ये प्रति सीजन है। बिल्कुल। अगर हम सीजन पूरे साल में 2 फसलें ले रहे हैं तो 2 सीजन हो गए, प्रति सीजन भूमि 1 लाख रुपए प्रति सीजन रेवेन्यू कर रही है, तो इस हिसाब से 600 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल का हो जाता है जमीन का। अब क्या सरकार कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकती कि गांव को ये 600 करोड़ रुपए हर साल देती रहे और जमीन का कर ले इस्तेमाल? इसका माने कि जो लीज वो खुद लीज पर देने वाली है सरकार, वो गांव से लीज पर ले ले, किसानों से लीज पर ले ले। बिल्कुल सही बात। उनसे बाकायदा एग्रीमेंट इस तरह के हो जाए कि ठीक है, वो किसी प्रकार का वहाँ पे कोई वो नहीं करेंगे, उदंड नहीं करेंगे, किसी प्रकार की वहाँ पे परेशानी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भी उनकी तरफ से कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, बल्कि वो साथ देंगे डेवलपमेंट में, बनवाने में। वहाँ पे मजदूर भी चाहिए होंगे, लोग भी चाहिए होंगे, बनाने के लिए भी तो लोग लगेंगे ना, तो वो सब कुछ अपना श्रमदान भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन वो जो उनकी हर वर्ष जो वो जमीन पैदा करती है तो वो गाँव वालों को दे दिया जाए। बिल्कुल। हर वर्ष 600 करोड़ रुपए गाँव वालों को दे दो। बिल्कुल। और गांव वालों से जमीन उसके बदले लीज पे ले लो। बिल्कुल। जैसा होता है, आप बटाई पे खेत लेते हैं, जैसी लीज पे सरकार दे रही है वैसी लीज पे गांव वालों से ले ले। तो सरकार गांव वालों से बटाई पे जमीन ले ले, अब उसमें खेती करे या बिल्डिंग बनाए, मर्जी उनकी। और जिस दिन सरकार ये कहे कि हम छोड़ के जा रहे हैं तो छोड़ के चले जाओ भैया, हम फिर खेत बना लेंगे। सही बात। ना जमीन गई, ना विकास रुका, ना गांव बर्बाद हुआ, ना बच्चे खेत से गांव से पलायन करके गए, और उसमें ज़मीन में ऐसी सुविधाएं और ऐसी चीज़ें बनवा ले कि वहाँ का बच्चा वहीं पढ़े उन्हीं गाँव का, और पढ़ के वहीं उसी विकास के मॉडल में कार्यरत हो जाए। क्योंकि अगर मालिक से नौकर बनने वाले हैं तो कम से कम ज़मीन का मालिक रहने दो, जीवन में नौकरी कर लेंगे।
पर बिल्कुल ही सिरे से तो अनाथ ना किया जाए। तो एक तो ये रास्ता है, और इसके अलावा जो सबसे मुझे लगता है सही, तो यही एक चीज़ हो सकती है, या फिर आने वाले 10 सालों की आय जो है, यही 600 करोड़ का 10 साल का 6000 करोड़ हो गया, तो 6000 करोड़ जो पैसा दे रही है सरकार, उसमें 6000 करोड़ और जोड़ दे और वो दे दे। भाई हम पूरे